जय श्री राम। तो अभी हम यूनिट 5 जो है वो देखने वाले हैं। यूनिट 5 इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है। बेसिकली हर एक इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है, डेवलप होना है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अगर किसी इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए। तो अभी हम इंडियन पर्सपेक्टिव से ये देखने वाले हैं कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्या खास बात उसमें है, क्या वीकनेसेस है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स है। ये सब हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। तो ये यूनिट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आधारित होने वाला है। तो बढ़ेंगे सर पहले पॉइंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द कैपिटल बेस। सर ये आपको अंडरलाइन करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमारा कैपिटल बेस बढ़ाती है। अगर कैपिटल बेस बढ़ेगा तो अपने आप इकोनॉमी डेवलप होना शुरू होगी। खाली गुड्स और सर्विसेज से कोई इकोनॉमी डेवलप नहीं होती, वो तो एक अंग है डेवलपमेंट का। दूसरा अंग जो है वो है कैपिटल बेस ऑफ द नेशन, और वो आता है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर से। वो आता है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो पहले से क्या हुआ था, क्या होता था, तो बेसिकली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जिम्मेदारी खाली गवर्नमेंट की थी, ऐसा चल रहा था। मतलब जो कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा वो खाली गवर्नमेंट ही करने वाला है, ऐसे एक ट्रेडिशन बन गया था। लेकिन कुछ साल पहले से अभी ये सिस्टम बदल रही है। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, अभी स्लम एरिया का डेवलपमेंट होता है, तो स्लम एरिया का जो डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल धारावी, अभी धारावी जो स्लम एरिया है उसका डेवलपमेंट का चल रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं कर रहा। वो उन्होंने गवर्नमेंट ने टेंडर ओपन करके प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया है और उसके हिसाब से वो डेवलपमेंट होने वाला है। तो बेसिकली अभी टाइम चेंज हुआ है। तो पहले क्या होता था कि खाली गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। लेकिन अभी ये बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत उसका प्रेशर रहता है, और अगर नहीं होता है इन्वेस्टमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर सकते। इसके लिए अभी प्राइवेट पार्टनरशिप भी शुरू की गई है। तो वो बात हमको अभी देखना है। बढ़ेंगे सर आगे। आगे आपको नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर लिखना है न्यूक्लियर एंड रेलवे। न्यूक्लियर एंड रेलवे, न्यूक्लियर एंड रेलवे मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट, मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। सो बेसिकली रेलवे और न्यूक्लियर ऐसे दो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पूरे के पूरे गवर्नमेंट के अंडर ही है, गवर्नमेंट का उसमें मोनोपोली है। रेलवे में अभी तक हमको जब से इंडिपेंडेंस मिला है तभी से अभी तक और आगे भी कभी भी कोई प्राइवेट कंपनी आपको नहीं दिखेगी। रेलवे पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंडर ही रहने वाला है, क्योंकि इट इज द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। और वैसे भी न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर का इंफ्रास्ट्रक्चर या न्यूक्लियर सेटअप जो रहता है वो भी गवर्नमेंट के अंडर होता है, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दो जो इंडस्ट्रीज है, या हम बोल सकते हैं दो जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ये पूरे के पूरे गवर्नमेंट के अंडर है। बाकी अदर जो इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत सारे अभी प्राइवेट प्लेयर्स है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, बाहर से लोन लिया है। तो अभी बाकी के इंडस्ट्रीज में हमें प्राइवेट प्लेयर्स दिखते हैं, लेकिन न्यूक्लियर एंड रेलवे में कभी भी प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होंगे। वो गवर्नमेंट का मोनोपोली रहेगा, वो गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग रहने वाला है। बढ़ेंगे सर आगे। वेयर एज सर्टन इंडस्ट्रीज आर डोमिनेटेड बाय, आपको लिखना है ओवरसीज डेवलपमेंट एड, ओवरसीज डेवलपमेंट एड,
ODA, ओवरसीज डेवलपमेंट एड, इसका मतलब क्या है, बाहर से हमने कुछ ना कुछ पैसे लोन के ऊपर लिए गए हैं ताकि हम इधर डेवलप कर सके। सब पैसा गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, इसलिए अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया, बाहर से पैसा उठाया और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश की। जो शॉर्टफॉल था वो बाहर से गवर्नमेंट ने लाने की कोशिश की थी, उसको हम बोलते हैं ओवरसीज डेवलपमेंट एड। एंड सम आर डोमिनेटेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स, तो कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स पूरा का पूरा डोमिनेट करते हैं, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जिसमें बाहर से हमने लोन लिया है, और रेलवे और न्यूक्लियर की बात करें तो वो गवर्नमेंट के अंडर ही है। बढ़ेंगे सर आगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये आपको लिखना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये नया ट्रेंड अभी फिलहाल शुरू हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नया ट्रेंड अभी आया है उसका नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो मिला के अगर डेवलपमेंट की जाए तो वो सिनर्जी इफेक्ट मिलेगा, और सिनर्जी इफेक्ट अगर मिलेगा तो हमारी डेवलपमेंट फास्ट हो सकती है, हमारी डेवलपमेंट इजी हो सकती है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है। बढ़ेंगे आगे। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। ये एक नया फंड गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है, इसका शॉर्ट फॉर्म है NIIF, इसका शॉर्ट फॉर्म है NIIF। गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मिनट, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ऐसे आपको लिखना है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, NIIF। तो ये कुछ नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है कि इसका रीजन यही है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सके और कैपिटल बेस अपना हमारे देश का बढ़ सके। बढ़ेंगे सर आगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट, इसमें आपको पहले पॉइंट पे लिखना है फिजिकल, नेचुरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फिजिकल, नेचुरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है अगर हमें सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट चाहिए तो। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर माने रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, कम्युनिकेशन, ये सब फिजिकल में आएगा। नेचुरल अगर बोलेंगे तो माउंटेन्स, फॉरेस्ट, सेंचुरीज, ये उसमें आएगा। और ऑर्गेनाइजेशनल माने बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, ये होता है। तो ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लानी है तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिकल, नेचुरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। बढ़ेंगे आगे। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स लेबर एंड कैपिटल मोबिलिटी विद इन एंड बिटवीन द इकोनॉमी। तो बेसिकली अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उससे लेबर एंड कैपिटल मोबिलिटी भी बढ़ेगी और दो देशों के जो संबंध है वो अच्छे हो सकते हैं, वो ट्रेड के अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकते हैं। इसका रीजन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी इंफ्रा इंश्योर्स राइज इन आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। अगर हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी उतनी बढ़ेगी और आउटपुट भी अच्छा आएगा। तो आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी के लिए, दोनों के लिए हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ही जरूरी है। बढ़ेंगे आगे। फैसिलिटेट्स द सर्कुलेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिमूव्स इनएफिशिएंसी एंड इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सो अगर हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उससे हमारा जो रिसोर्सेस का सर्कुलेशन है वो भी अच्छा हो सकता है, इनएफिशिएंसी भी उससे निकाल सकते हैं हम, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन इफेक्टिव भी कर सकते हैं। तो रिसोर्सेस का सर्कुलेशन अच्छा हो सकता है, इनएफिशिएंसी हटा सकते हैं और रिसोर्स यूटिलाइजेशन इफेक्टिव हम बना सकते हैं। बढ़ेंगे सर आगे। अगला पॉइंट आपको लिखना है रोड्स, पोर्ट्स,
एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस, वाटरवेज, रेलवेज, पब्लिक यूटिलिटी, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स है इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो इसमें रोड्स आएंगे, पोर्ट्स आएंगे, एयरपोर्ट्स आएंगे, ब्रिजेस आएंगे, रेलवेज आएंगे, वाटरवेज, पब्लिक यूटिलिटी, पावर, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा। इसमें और भी ज्यादा है, लेकिन ये खाली एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर माने ये सब आता है इसमें। बढ़ेंगे सर आगे। टू टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड एंड सॉफ्ट। तो हार्ड माने क्या? तो हार्ड माने फिजिकल नेटवर्क सच एज पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइंस एक्सेट्रा। जो हमें फिजिकली हमको दिखता है, जो फिजिकली होता है, उसको हम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो फिजिकल जो नेटवर्क होगा पोर्ट्स का, एयरपोर्ट्स का, पाइपलाइंस का, ये सब हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाता है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर माने इंस्टीट्यूशंस। मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सर्विसेज देती है, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्मूथली रन होता है कि नहीं, ये देखने का काम सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। तो इंस्टीट्यूशंस टू रन ओवरऑल इंफ्रा स्मूथली, इंस्टीट्यूशंस टू रन ओवरऑल इंफ्रा स्मूथली। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, फिर हेल्थ केयर आता है, फिर लॉ एंड एनफोर्समेंट। ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। लॉ एंड एनफोर्समेंट ये भी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अंग है, क्योंकि अगर लॉ नहीं होगा तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्मूथली रन नहीं हो पाएगा। तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने क्या क्या लिखा देखो, इंस्टीट्यूशंस टू रन ओवरऑल इंफ्रा स्मूथली। अगर पूरा इंफ्रा स्मूथली रन करना है तो हमें सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। फाइनेंशियल, एजुकेशनल, हेल्थ केयर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, ये सब सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। अदर बाइफर्गेशन कैन बी सोशल एंड फिजिकल एज वेल। तो एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बढ़ेंगे सर अगले पॉइंट के ऊपर, एनर्जी पावर ट्रांसपोर्ट। तो एनर्जी पावर ट्रांसपोर्ट ये तो सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ टाइप्स है, क्योंकि अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर से नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रन नहीं होगा। हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या अदर कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को जो एनर्जी लगती है वो नहीं मिल पाएगी। तो एनर्जी ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के लिए रहने वाला है। एनर्जी इंक्लूड्स नेचुरल गैस पाइपलाइंस, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, पेट्रोलियम पाइपलाइंस, हैंडलिंग coal handling facilities for washing, storing and transporting coal, renewable energy infrastructure, wind power, solar power, hydropower, geothermal power and biomass और biofuel facilities etc. तो बेसिकली एनर्जी माने पूरे के जो एनर्जी के टाइप्स है अलग अलग, तो कन्वेंशनल भी हो सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल भी हो सकते हैं, मतलब रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे एनर्जी के पार्ट में कवर अप हो जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है वाटर मैनेजमेंट इंफ्रा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पीने का पानी सब जगह नहीं पहुंचा तो पीने के पानी लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो अच्छा ड्रिंकिंग वाटर अगर देना है तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए डैम बिल्ड करना पड़ेगा, फिर पाइपलाइंस बिछानी पड़ेगी, फिर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तब जाके लोगों को अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिल सकता है। तो इसको ही हम बोलते हैं वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा जो
ड्रेनेज सिस्टम होगी, वाटर डिस्पोजल जो होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए, क्योंकि अगर प्रॉपर वेस्ट वाटर का डिस्पोजल नहीं किया, अगर वेस्ट वाटर का ड्रेनेज सिस्टम नहीं बिठाया तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसका असर हमारे हेल्थ के ऊपर भी हो सकता है। तो इसके लिए वाटर मैनेजमेंट में दोनों इंक्लूडेड है, ड्रिंकिंग वाटर भी पहुंचना जरूरी है और वेस्ट वाटर कलेक्ट होकर डिस्पोज होना भी बहुत ही जरूरी है। तो ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एंड सप्लाई। तो ये सप्लाई होना बहुत ही जरूरी है, अगर सप्लाई नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसमें और एक है, उसका नाम है फ्लड कंट्रोल सिस्टम्स। अगर बहुत बारिश हो गई और अगर फ्लड्स आने की संभावना है तो उसका कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, बहुत लोगों को तकलीफ हो सकती है। जो नदी के आजू बाजू रहते हैं, जो फैमिलीज नदी जो होती है उसके रिलेटेड एरिया में अगर रहते हैं तो उनको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बेसिकली फ्लड कंट्रोल सिस्टम्स होना बहुत ही जरूरी है। और एक उसमें पार्ट है, वो है इरिगेशन। अगर हमें अच्छा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाना है तो उसके लिए वाटर लगेगा और वाटर इरिगेशन फैसिलिटी उसके लिए लगेगी, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वे वाटर मैनेजमेंट में चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक तो है ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा है वेस्ट वाटर, तीसरा है फ्लड और चौथा है इरिगेशन। बढ़ेंगे सर आगे। अगला जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें है वो है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्टल सर्विसेज उसमें आते हैं, टेलीफोन नेटवर्क्स आती है, मोबाइल, रेडियो, इंटरनेट, ये सब कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में होते हैं। इसके एफडीआई जो होता है वो अभी इंक्रीज किया गया है फ्रॉम 74% टू 100%। अभी कम्युनिकेशन में 100% एफडीआई अलाउ हो चुका है। तो बाहर के लोग भी अभी इंडिया में आके कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपना बिजनेस चला सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो एफडीआई अभी बढ़ चुका है, 74% से 100% तक ले गए हैं। तो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में पोस्टल सर्विसेज होती है, टेलीफोन नेटवर्क्स होते हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोबाइल, रेडियो, इंटरनेट, ये तो इंपॉर्टेंट है। अभी हम मोबाइल के बिना रह भी नहीं सकते, एक मिनट भी हमारा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमको अच्छा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होने की बहुत ही जरूरी है। बढ़ेंगे सर आगे अगले पॉइंट के ऊपर। इन 2020 गवर्नमेंट अप्रूव्ड द प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। ये मैं यूनिट 4 में पहले भी बता चुका हूँ कि पीएलआई क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये हमने यूनिट 4 में पहले ही पढ़ा है, तो अभी इसका डिस्कशन इधर नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डीओटी, डीओटी इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लॉन्च्ड तरंग संचार, एक स्कीम लॉन्च हुई थी तरंग संचार, वेब पोर्टल शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन मोबाइल टावर्स एंड ईएमएफ एमिशन कंप्लायंसेस। तो मोबाइल टावर के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया गया, उसका नाम है तरंग संचार, उसका नाम है तरंग संचार। बढ़ेंगे सर आगे। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट ऑफ ₹20,000 crore फॉर क्रिएटिंग अ नेशनल ऑप्टिकल fiber network which will provide broadband connectivity for 2.5 lakhs gram panchayats for various applications like e-health, e-education, e-governance. So basically हमारे गवर्नमेंट ने एक बढ़िया स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम था भारत नेटवर्क। तो बेसिकली भारत नेट प्रोग्राम किसके लिए था, तो ग्राम पंचायत जो है उनको भी इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी है, तो ही जाके वो पूरे देश से कनेक्ट हो पाएंगे। अदरवाइज ग्राम पंचायत ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती है कि वो रूरल एरियाज में होने के कारण वो हमारे देश से कनेक्टेड नहीं कर पाते। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने
उनको एक स्कीम लॉन्च की उनके लिए, उसका नाम है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, तो उनके लिए एक खास स्कीम लॉन्च की गई थी जिसके अंदर लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत को इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, फाइबर ऑप्टिक फाइबर इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, और ऑलमोस्ट 2.5 लाख ग्राम पंचायत उसमें कवर किए गए थे। उसमें ई हेल्थ, ई एजुकेशन और ई गवर्नेंस ये फोकस था कि उनको ये सब सर्विसेज मिलनी चाहिए। बढ़ेंगे सर आगे। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लिखना है सर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी क्रिटिकल माने क्या, तो बेसिकली क्रिटिकल माने ये ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे कि इकोनॉमी के लिए बहुत ही जरूरी होंगे। अगर ये नहीं होंगे तो इकोनॉमी बंद पड़ जाएगी, तो ये इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन सच infrastructure. Economy is dependent on such infrastructure. Economy is dependent on such infrastructure. ये इसका मीनिंग है। तो ये ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जिसके ऊपर हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो इसमें पहला जो आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो पूरी इकोनॉमी बंद पड़ जाएगी, पूरी इकोनॉमी रुक जाएगी। दूसरा जो है वो है ट्रांसमिशन। तो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन भी होना बहुत जरूरी है। ओनली प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट डन। तो खाली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके रख दी तो उसका कुछ यूज नहीं होगा, वो ट्रांसमिट करना बहुत जरूरी है। फिर गैस, ये भी बहुत जरूरी है। फिर ट्रांसपोर्ट, ये भी बहुत जरूरी है। तो ट्रांसपोर्ट में सब आते हैं, रेलवे, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह वगैरह। फिर ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रिटिकल इंफ्रा है। अगर ऑयल नहीं होगा तो हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे होंगे कि वो बंद पड़ जाएगी। फिर टेलीकम्युनिकेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अगला जो है वो है वाटर सप्लाई। फिर आता है वो है इरिगेशन, फूड प्रोडक्शन, हेल्थ, पुलिस, सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री। तो जो देश के सोल्जर्स है, जो हमारा सेफ्टी देखते हैं, जो हमारा संरक्षण करते हैं बॉर्डर के ऊपर खड़े रहकर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर देश सुरक्षित नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर देश सुरक्षित नहीं है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई उपयोग नहीं होने वाला। और सबसे अनदर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जो हमारे देश के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, और किसी भी देश के लिए रैदर क्रिटिकल होते हैं। बढ़ेंगे सर आगे। अगला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें पहला तो है रोड्स एंड हाईवेज। तो ये तो बहुत ही जरूरी है। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है तो रोड्स एंड हाईवेज से ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इसमें ब्रिजेस, टनल्स, ट्रांजिट सिस्टम्स, ट्रैमवेज, सबवेज, रेलवेज, कैनल्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स एंड पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रा। हमारे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट अंडरटेक किया था जब वाजपेयी जी का गवर्नमेंट था। उसका नाम था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे नेटवर्क। तो बेसिकली इसका ये फोकस पॉइंट था कि जो हमारे 4 बड़े सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, इनको हमें जोड़ना है। और इनको जोड़ने के टाइम पे जो बाकी के इंपॉर्टेंट सिटीज है उनको भी साथ में लेना है। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर कब खत्म होगा, जब ये पूरे 4 सिटीज, जो बड़ी 4 सिटीज है, वो एक दूसरे के साथ अगर जुड़ जाए बाय रोड्स, तो वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट उसको नाम दिया था। तो बेसिकली वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और वो अभी भी इन प्रोसेस में है, क्योंकि बहुत सारे सिटीज को एक साथ लेके उन्होंने वो काम किया है।
दिल्ली मेट्रो एक प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दिल्ली में बहुत बार ट्रैफिक जैम्स होती थी और बहुत सारे व्हीकल्स होने के कारण ट्रैफिक का जो प्रेशर था वो बहुत बढ़ चुका था। दूसरा, पोल्यूशन का प्रेशर बहुत बढ़ चुका था। तो दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट ऐसा था कि लोगों को भी बहुत आसानी हुई और अभी कम समय में वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और वो भी कम पैसों में। मतलब उसका टिकट भी बहुत कम है और इजीली आप जा सकते हो विदाउट एनी ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। तो वो दिल्ली मेट्रो का एक प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट था। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया, अभी बहुत सारे ऐसे सिटीज है इंडिया में जहाँ पे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं, और लगातार गवर्नमेंट ये देख रही है कि हमारे एयरपोर्ट के जो नंबर्स है वो लगातार बढ़ जाए। तो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया शुड ऑलवेज इंक्रीज, ऐसा हमारा गवर्नमेंट का फोकस है। तो न्यू दिल्ली में एयरपोर्ट बनाना, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और बहुत सारे, ये तो कुछ बड़े नाम हमने लिए, लेकिन इसके अलावा छोटे छोटे शहरों में भी अभी एयरपोर्ट बनाने का काम गवर्नमेंट ले रही है। जैसे अयोध्या में बन चुका है, बहुत जगह पे अभी एयरपोर्ट बन चुके हैं। बढ़ेंगे सर आगे। भारतमाला परियोजना, ये सर आपको लिखना है, भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना, इंडियाज लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम विथ मोर देन $100 बिलियन। तो ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $100 बिलियन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है। बढ़ेंगे सर अगले पॉइंट के ऊपर, पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। बेसिकली अभी क्या होता है, रोड अगर बनाया तो वो रोड से ही कनेक्ट होता है, लेकिन अगर मुझे वो बाकी के ट्रांसपोर्टेशन से अगर कनेक्ट करवाना है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। मतलब एक जगह से अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है तो मेरे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होने चाहिए, जिसमें रोड्स भी होंगे, जिसमें रेलवेज भी होंगे, जिसमें एयरवेज भी होंगे, जिसमें वाटरवेज भी होंगे। तो अगर मल्टी मॉडल मुझे मिल गया तो मैं ज्यादा से ज्यादा और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन कर पाऊंगा। तो इसको हम बोलते हैं पीएम गति शक्ति। बढ़ेंगे सर आगे, रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, अगला जो पॉइंट है वो है रोड ट्रांसपोर्ट। नेशनल हाईवेज नेटवर्क एक्सपांडेड बाय 25,000 किलोमीटर्स इन 22-23। अभी गवर्नमेंट का ये और एक विजन है, जो हमारे मिनिस्टर सर है नितिन गडकरी जी, तो इनका भी एक विजन है कि लगातार फास्ट स्पीड से हाईवेज का निर्माण हो, ताकि हाईवे का नेटवर्क अगर बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ सकता है और उसके कारण बिजनेस भी बढ़ सकते हैं। तो वही रोड ट्रांसपोर्ट का विजन अभी गवर्नमेंट ने रखा है। बढ़ेंगे सर आगे, रेलवेज, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट, 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत। अभी वंदे भारत नए ट्रेन लॉन्च हुए हैं जो फास्ट भी है, लग्जरी भी है और हमें अच्छा सर्विस भी मिलता है। तो वंदे भारत ट्रेन टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन नेक्स्ट 3 years। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स। तो ऐसे 100 कार्गो स्टेशंस बन रहे हैं जहां से आपको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उधर मिलेगी। बढ़ेंगे सर आगे, पर्वतमाला, पर्वतमाला। तो पर्वतमाला, इसका अर्थ क्या है, नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऐसे जो माउंटेन रीजन्स है उधर अगर हमने रोपवेज लगाए तो उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन उस जगह पे बढ़ सकता है, टूरिज्म बढ़ सकता है। तो ऐसे 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स जो 60 किलोमीटर के लेंथ के हैं वो अभी बन रहे हैं। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन में नया स्कीम्स और नए प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ले रही है, प्राइवेट प्लेयर्स भी ले रहे हैं। बढ़ेंगे सर आगे अगले कंसेप्ट के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी बहुत सारा पॉपुलेशन अभी ऐसा है कि जो सिटीज में आके माइग्रेट कर रहा है, सिटीज में आके रह रहा है। तो उनके लिए हमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ही जरूरी है।
तो इसके लिए इधर दिया है, अर्बन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ with less than one third of India's people, its urban areas generate over two third of the country's GDP. बेसिकली इसका अर्थ क्या है कि हमारे देश में अर्बन पॉपुलेशन जो है वो वन थर्ड है, मतलब टोटल पॉपुलेशन में से वन थर्ड पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहता है, लेकिन टोटल जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन टू थर्ड है। मतलब पॉपुलेशन वन थर्ड है लेकिन जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में उसका टू थर्ड कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली अर्बन एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, और इसके लिए हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत है। बढ़ेंगे सर आगे। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय म्यूनिसिपैलिटीज सच एज रोडवेज, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सीवेज आर रेफर्ड टू एज अर्बन और म्यूनिसिपल इंफ्रा। उसको सर आपको अंडरलाइन करना है। सो अर्बन और म्यूनिसिपल इंफ्रा हम किसको बोलते हैं? जो म्यूनिसिपैलिटीज होती है वो जो रोडवेज, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सीवेज देखती है उसको हम अर्बन और म्यूनिसिपल इंफ्रा बोलते हैं। It also contains certain soft infra assets such as parks, public pools, libraries, etc. तो ये इसके साथ साथ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें होना बहुत ही जरूरी है। बढ़ेंगे आगे। एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स एंड गाइडलाइंस हैव प्रूवन टू बी वन मेजर रीजन फॉर डिले इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्पेशली पावर सेक्टर। तो अभी क्या है, आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो आपको बहुत फास्ट डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी फास्ट डेवलपमेंट आप करोगे उतना ही हार्म एनवायरनमेंट को हो सकता है। तो एनवायरनमेंट को फोकस में रखते हुए अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर करने की कोशिश की तो उसका स्पीड कम हो सकता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और एनवायरनमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का बैलेंस लगा के हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। बढ़ेंगे सर आगे। रैपिड अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो अ चैलेंज। अभी इतने सारे लोग गांव से शहरों में आ रहे हैं कि कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमें दिक्कत होती है। दिक्कत माने प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में होता है। बढ़ेंगे सर आगे। स्मार्ट सिटीज इज अ स्टेप इन दिस एस्पेक्ट विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग 100 स्मार्ट सिटीज ऑल ओवर द कंट्री। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज मतलब प्लान्ड सिटीज। तो ऐसा प्लानिंग करो कि भले ही पॉपुलेशन बढ़ने लगे तभी हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो आपको लिख के लेना है। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका शॉर्ट में नाम है अमृत। इसका शॉर्ट में नाम है अमृत। अलॉन्ग विथ स्मार्ट सिटीज वेयर जॉइंटली प्लान्ड एंड लॉन्च। तो स्मार्ट सिटीज एक प्रोजेक्ट था जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्च किया गया था, और दूसरा एक जो प्रोजेक्ट है वो है अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। बढ़ेंगे सर अगले पॉइंट के ऊपर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। Concept that highlights the value of natural environment. Concept that highlights the value of natural environment. Life support services provided by network of natural ecosystems which include green belts. तो आपको लिखना है सर। तो बेसिकली ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट आपका क्या है वो तय करता है कि आपका ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। तो बेसिकली ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर माने हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो लाइफ सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क ऑफ नेचुरल इकोनॉमिक सिस्टम्स विच इंक्लूड ग्रीन बेल्ट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो सेंचुरीज भी होती है,
एनवायरमेंट सेंसिटिव एरियाज, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट एक्सेट्रा। तो ये सब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में होते हैं। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर माने नेचुरल एनवायरमेंट, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ सोशल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी सोशल में कौन कौन से आते हैं? तो सोशल में पहला आता है हेल्थ, दूसरा आता है एजुकेशन, तीसरा आता है वाटर, चौथा आता है ट्रांसपोर्टेशन, पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ही बोला जाता है। फिर इरिगेशन, ये भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सेट्रा। बढ़ेंगे आगे, की कंपोनेंट्स। अभी इसके जो की कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से है? हेल्थ एक है, एजुकेशन है, पॉवर्टी रिडक्शन है, सैनिटेशन है और हाउसिंग है। ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंग है। अगला कंसेप्ट आपको लिखना है सर ईएसजी। ईएसजी एनवायरमेंटल सोशल governance, environmental social governance, new concept in the governance aspect. Nowadays investors to give importance and weightage to this aspect. इसका और एक है एलबीजीटी कम्युनिटी, तो वो भी इसमें आती है। तो बेसिकली ईएसजी माने क्या कि हमको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो वो तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ और तीन चीज ऐसी है कि वो भी अच्छी होनी चाहिए। एक तो एनवायरमेंट, दूसरा सोशल और तीसरा गवर्नेंस। बढ़ेंगे सर आगे, हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर। हेल्थ, इसमें पहला जो पार्ट है वो हेल्थ का है, क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हेल्थ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, नहीं तो कुछ नहीं है। कितना भी आप पैसा कमाओ, अगर हेल्थ आपके पास नहीं है तो आप उस पैसों का उपभोग नहीं ले सकते। Crucial infra and has evolved to be one of the India's most important industry both in terms of income and employment। तो ये employment भी provide करती है और facilities भी देती है। बढ़ेंगे सर आगे, इसमें क्या क्या आता है? इसमें हॉस्पिटल्स आते हैं, इसमें हॉस्पिटल्स आते हैं, मेडिकल डिवाइसेस आती है, मेडिकल डिवाइसेस, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स, ये सब इसका अंग है, क्लिनिकल ट्रायल्स। फिर टेलीमेडिसिन, फिर मेडिसिन टूरिज्म। अभी ये बहुत बढ़ रहा है, मेडिसिन टूरिज्म। मतलब आप सब इधर का छोड़ के 2-3 दिन के लिए आप किधर और जगह जाके रहते हो जहाँ पे सिर्फ नेचर 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 होता है, आपको मोबाइल भी लेने की आवश्यकता नहीं होती, अलाउड ही नहीं होता। तो वो भी उसमें उसमें सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। सब अच्छा खाना, नेचुरल खाना, ऑर्गेनिक खाना, ये सब आपको मिलता है। एयर अच्छी मिलती है, एक्सरसाइज आप कर सकते हो। सो ये सब मेडिकल टूरिज्म का अंग है। इसमें और एक इम्पोर्टेंट होता है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब मेडिक्लेम। हेल्थ इंश्योरेंस माने मेडिक्लेम। तो ये सब हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट्स है। आगे बढ़ेंगे, नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 2017, एम टू बूस्ट गवर्नमेंटल हेल्थ स्पेंडिंग। अभी 2017 में एक पॉलिसी लॉन्च की गई थी कि उसका नाम था नेशनल हेल्थ पॉलिसी। बेसिकली इसका रीजन ये था कि गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हेल्थ सर्विसेज तैयार करने में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में। इन 2021-22 इन नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन was launched with outlay of 64,180 crores to be implemented in next 5 years। तो लगातार गवर्नमेंट हेल्थ को इंपॉर्टेंस दे रही है और अपने हिसाब से उधर कंट्रीब्यूट भी उतना ही कर रही है। बढ़ेंगे सर आगे, अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन। तो हेल्थ जैसा इंपॉर्टेंट, एजुकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अनदर क्रिटिकल फैक्टर, द सेक्टर इज रन बाय बोथ, ये आपको अंडरलाइन करना है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स। एजुकेशन इज द फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट, नॉट प्रिविलेज। ये हमारी फैसिलिटी नहीं है, ये हमारा राइट है।
राइट एंड फैसिलिटी में बहुत अंतर होता है। राइट माने दैट इज द बेसिकली वो हमें मिलना ही चाहिए, ऐसा वो उसका अर्थ है। तो एजुकेशन एक फंडामेंटल और ह्यूमन राइट है, वो प्रिविलेज नहीं है, वो कुछ फैसिलिटी नहीं है, वो आपका राइट है। बढ़ेंगे सर आगे। राइट टू एजुकेशन इज लीगली गारंटीड टू ऑल सिटीजन विदाउट एक्सेप्शन। तो गवर्नमेंट ये हमेशा इंश्योर करता है कि हर एक को एजुकेशन मिले विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई भी इससे छूट नहीं सकता, आपको एजुकेशन मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट का एम होता है। क्योंकि जितना ज्यादा हमारा पॉपुलेशन एजुकेटेड होगा उतना ही हमारा देश अच्छा बढ़ सकता है। बढ़ेंगे सर आगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये अभी नया कंसेप्ट आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको हम शॉर्ट में एनईपी बोलते हैं, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी। वो 2022 में लॉन्च हुई थी, 2022 में लॉन्च हुई थी, और उसका रीजन यही था कि बेसिकली आपको हर एक कोर्स को एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कॉमर्स लिया तो खाली कॉमर्स की पढ़ाई करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे फ्रीडम होना चाहिए कि भले ही मैंने कॉमर्स फील्ड चुना है लेकिन मैं बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता हूँ, उसमें भी डिग्री ले सकता हूँ। तो इसके 4 पिलर्स है, इसके 4 पिलर्स है। पहला पिलर का नाम है एक्सेसिबिलिटी। आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हो और सीख सकते हो, तो पहला है एक्सेसिबिलिटी। दूसरा जो है वो इक्विटी, मतलब हर एक को एजुकेशन मिलना चाहिए। तीसरा जो है वो है क्वालिटी, और चौथा है वो है अकाउंटेबिलिटी। सो बेसिकली 4 पिलर्स के ऊपर ये एजुकेशन पॉलिसी तैयार की गई है। पहला जो है एक्सेसिबिलिटी, दूसरा जो है वो है इक्विटी, तीसरा है क्वालिटी, और चौथा है अकाउंटेबिलिटी। तो बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इंपॉर्टेंस अभी बढ़ रहा है, वो इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज में है। आगे बढ़ेंगे सर। फैमिली वेलफेयर, तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फैमिली वेलफेयर का। तो फैमिली वेलफेयर में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि ये खाली आपके इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है। तो बेसिकली बी पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो मार्क करो। इन 1952 इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के लिए प्रोग्राम लॉन्च करने वाली इंडिया पहली कंट्री थी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। तो ऐसी इंडिया पहली कंट्री थी जिसने नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च किया था। तो बेसिक फैमिली प्लानिंग मतलब क्या? प्राइमरी गोल ऑफ फैमिली प्लानिंग इज टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन एंड ऑफर हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज। तो आपको अच्छा हेल्थ सर्विसेज भी मिल सके और पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रह सके। बढ़ेंगे सर आगे। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना। अगला पॉइंट के ऊपर हम बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रा। उसमें भी एक ही पॉइंट लास्ट का जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको लिखना है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन, अभीम उसको हम बोलते हैं, अभीम। और दूसरा जो है वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, दूसरा। और उधर भी एक लिखना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एबीडीएम, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सो पहला जो एक बड़ा मिशन लॉन्च हुआ था वो था आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन, और उसके साथ साथ और एक हुआ था, उसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एबीडीएम। तो ये 2 बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने हेल्थ के रिलेटेड लॉन्च किए थे। तो हमने यूनिट 5 पूरा कर दिया है। यूनिट 5 में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अभी के लिए हम इधर रुकेंगे और अगले वीडियो में हम यूनिट 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं।